सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में, ठीक है। तो आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। और इसी का जस्ट अपोजिट है तनु अम्ल, ठीक है। तो तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में, देखो उसमें क्या था, अम्ल अधिक मात्रा में, इसमें है अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो तनु अम्ल कहते हैं। तो आपने इन दोनों चीजों को क्या किया, क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं बाबू क्षारक के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्षारक की क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। ओके, अब यहां पे देखो मैंने क्या लिया कि ये स्वाद में कड़वा होता है, यानी क्षारक जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। यानी जब आप क्षारक को चखोगे, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, तो इसको अगर जीभ से अगर चाटोगे ना तो ये कड़वा नजर आएगा, ठीक है, लेकिन चाटना मत, ठीक है। ओके, मैं यही कहूंगा। ओके, तो क्षारक जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। वही हम बात करते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। कहने का मतलब क्षारक जो होता है ना, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी अगर कोई लाल लिटमस पत्र है, अगर क्षारक के संपर्क में आता है तो वो नीला हो जाता है। जैसा कि इस प्रश्नली में देखो, यहां पे मैंने क्या किया, इस प्रश्नली में नीचे मैंने डाल दिया क्षारक, ठीक है। क्षारक में कुछ भी हो सकता है, साबुन का पानी, शैम्पू का पानी, ठीक है। अब इसी में हमने क्या किया, लाल लिटमस पत्र को गिराया और यही लाल लिटमस पत्र जहां जहां बाबू ये क्षारक के संपर्क में आया वहां वहां क्या हो चुका है, नीला हो चुका है। क्लियर, आपने ये समझ लिया। और यहीं पे एक बात है कि अगर मैं इस क्षारक में नीले लिटमस पत्र को डालूंगा तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर इसमें हम नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो ये क्या होता है, नीला ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, अब इसको ट्रिक से याद करेंगे कैसे, तो हमने ट्रिक लिखा छालनी। क्या लिखा, छालनी। छालनी, इसका मतलब यह हुआ कि क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, नीला कर देता है। यह हमारा ट्रिक है। आपने क्लियर कर लिया, ओके, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते बाबू, यहां पे मैंने लिखा कि ये जलीय विलयन में OH आयन यानी हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक है। OH रहे तो हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड का ऋण आयन देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर क्षारक को जल के साथ मिलाते हैं तो क्या देता है बाबू, हाइड्रोक्साइड का ऋण आयन देता है। आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्षारक के उदाहरण, जैसे कि NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वही हम बात करते हैं KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। वही हम बात करते हैं NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। प्यारे बच्चों याद रखना, अगर ये NH3 रहता तो ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता, लेकिन ये NH4 है इसीलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर, आपने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं क्षार के, तो क्षार के बारे में समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर क्षार का अगर डिफिनेशन आपसे पूछता है तो आप लगते क्या है क्षारक का डिफिनेशन देने, नहीं, दोनों में देखिए अंतर है। यहां क्षारक का डिफिनेशन क्या होता है बाबू, कि अगर जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। तो जैसे कि जल में अगर साबुन को घुल जाए, यानी साबुन मिला देते वो घुल जाता है जल में, तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, क्षार कहलाएंगे। तो आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहां पे देख लो बाबू, हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले सूचक के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूचक के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको कह दे कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है, जरा तनी बताओ हमको कौन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूचक का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि हम चख करके पता करेंगे। चख करके अगर पता करेंगे तो हो सकता है कि बाबू कुछ ऐसे भी रसायन विज्ञान में ऐसे खतरनाक पदार्थ है जिसे चखने से आपको हानियां पहुंच सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसलिए चखा नहीं जाता है, इसलिए क्या किया जाता है बाबू, तो हम सूचक के तौर पे हम देखते हैं और सूचक पे ही सब कुछ पता करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सूचक क्या है, तो प्यारे बच्चों देखो, सूचक किसी दिए गए विलयन में, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या फिर क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी सूचक जो है कौन अम्ल है कौन क्षारक, उसकी उपस्थिति को दर्शा देता है, ठीक है। और इसका रंग जो होता है ना, रंग या गंध, इसका रंग या गंध जो होता है ना, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। इतना आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे देखते हैं बाबू, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाबू प्राकृतिक
प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक। वही बात करते हैं, कृत्रिम सूचक का दूसरा नाम क्या है, तो संश्लेषित सूचक कहते हैं, और तीसरा गंधीय सूचक। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बाबू प्राकृतिक सूचक के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक सूचक जो नेचुरल है ना, यानी जिससे मानव ने नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने लिखा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है, जो पौधों से प्राप्त होगा वो डेफिनेटली है कि मानव नहीं बनाएगा, रसायन विज्ञान के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं बाबू, प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। अब हम उदाहरण की मदद से जानेंगे। यहाँ अम्ल है और क्षारक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे लिटमस पत्र। अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है, याद रखना यदि कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो वो लाल हो जाता है। अगर कोई लाल लिटमस पत्र क्षारक के संपर्क में आता है तो वो नीला हो जाता है। आपने क्लियर कर लिया, ठीक।